are going to discuss about the physiological responses of toxicants. तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपका आइडिया अबाउट फिजियोलॉजी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस की किस तरह से ऑर्गन्स जो हैं वो अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इस चीज़ को जो है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि टॉक्सिकेंट्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं फिजियोलॉजी को। अब हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसको कि लंग्स और हार्ट जो है वो रिस्पेक्टिवली कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए किडनी है, और न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस जो है ये हमें पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो नॉर्मल एक फिजियोलॉजी के ज़रिए हमें हार्मोन प्रोड्यूस करके देते हैं। ये इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, लेकिन जब टॉक्सिकेंट्स इन पे एक्ट करेंगे तो ये जो है वो पैथोफिजियोलॉजी शो करेंगे, मतलब इनकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने हमें बताया है कि ये जो ऑर्गन्स हैं हमारे पास, जैसे कि हार्ट का हार्ट रेट या वेंटिलेशन और आयन फ्लक्सेस जो बॉडी में जो है, ये सारे बायो इंडिकेटर्स या बायो मार्कर्स के तौर पर जो है वो यूज़ होते हैं बॉडी में। हमें बायो इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बायो इंडिकेटर ऐसी स्पीशी है जो कि इंडिकेट करती है अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो वो हमें उस चेंज के बारे में जो है वो इंडिकेट कर देती है कि इन्वायरमेंट में ये चेंज आ रहा है। अब ये जो हमारे पास हार्ट है ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, और अगर इन्वायरमेंट में बॉडी के जो है वो फिजियोलॉजी में कहीं पर डिस्टर्बेंस आती है तो फौरी तौर पर जो है ये हमारे सिस्टम को इंडिकेट कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स इंक्लूड्स डिसरप्शन ऑफ सेंसरी, हार्मोनल, न्यूरोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक सिस्टम। अब यहाँ पर ये वाली जो स्लाइड है इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से फिजियोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। जब हमने बिहेवियर की बात की थी, जब हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की थी, तो हमने कहा था कि एंडोक्राइन डिसरप्शन की वजह से, ठीक है, कुछ टॉक्सिकेंट्स होते हैं, और हमें पता है कि हार्मोन की प्रोडक्शन का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन को हमने एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा था। तो वहाँ पर जो है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं वो ग्लैंड पर एक्ट करते हैं और फिर उससे जो है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करवाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं ये मिमिक करते हैं और रिसेप्टर पर जाके अटैच हो जाते हैं और उसकी हार्मोन की जो है वो नॉर्मल प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसको हम एंडोक्राइन डिसरप्शन में भी पढ़ते हैं। अब जब हार्मोन्स जो हैं इनकी नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी तो फिजियोलॉजी ऑब्वियसली जो है वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा और फिजियोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब उसकी स्पीड जो है सिस्टम की वो स्लो हो रही है या वो पहले से ज़्यादा जो है वो फास्ट हो रही है, तो ये उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। अब वो डिफरेंट लिंक्स हैं यहाँ पर जो है वो बिहेवियरल डिसरप्शन के बताए गए हैं। वह कोलाइन एस्टरेज इनहिबिशन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी इनहिबिशन जो है हो सकती है, और इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल जो है वो चेंज हो सकता है। ये चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो उसके बाद लोकल और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। अब जब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है तो देयर आर टू वेज़। फर्स्ट वे, जब वो बॉडी के साथ अटैच होकर स्किन के साथ जो है वो अटैच होता है तो वो लोकल जो है वो उसको लोकल कहा जाता है। ठीक है, लोकल टॉक्सिसिटी लेवल पर होता है वो। उसके अलावा सिस्टेमिक वो तब होगा जब वो स्किन के साथ इंटरेक्शन करने के बाद वो आपके हीमाटोलॉजिकल सिस्टम, मतलब आपकी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, तो वो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो जाएगी। दैट वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट लोकल एंड सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। उसके बाद टारगेट ऑर्गन्स। अब हर जो एक टॉक्सिक एजेंट है, हर सब्सटेंस का ऑर्गन जो है टारगेट वो डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब इस बात का ये है कि कोई स्किन के ज़रिए से जो है वो इंटर हुआ है, उसके बाद वो हमारे ब्लड में चला गया है। ब्लड में जाने के बाद हो सकता है वो टॉक्सिकेंट जो है वो लंग्स को ज़्यादा डिस्टर्ब करे। ठीक है, उस लंग्स उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव हों, तो हर सब्सटेंस का जो टारगेट ऑर्गन है वो डिफरेंट होता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे भी डिफरेंट टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स को किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे होंगे।
तो यहाँ पर टारगेट ऑर्गन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। और उसके बाद हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं टॉक्सिकेंट्स के? द ह्यूमन बॉडी नीड्स वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ केमिकल्स दैट आर पॉइजनस इन लार्ज डोजेज, और इसमें जो है हमारे पास हैवी मेटल्स आ जाती हैं। और इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू डोज। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़, वही जो केमिकल है, अगर वो कम डोज में हम लोग ले रहे हैं तो उसका वो है एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो ज़्यादा अमाउंट में ले ली जाए तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। तो जो अफेक्ट है वो किससे रिलेट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ डोज से। द इफेक्ट में बी इंटरमीडिएट और डिलेड एंड दे में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल टॉक्सिक इफेक्ट। और सबसे वर्स्ट जो पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है वो फर्टेलिटी हो सकता है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट्स वो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स को, कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है। सबसे पहले अगर स्किन की बात करें तो स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एज वी नो। तो इसमें से हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया कि किस तरह से लोकल इंट्रैक्शन होता है किसी भी केमिकल का या किसी कोई भी टॉक्सिक एजेंट है, उसका फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट जो है वो स्किन ही होता है, ठीक है। वो स्किन के ज़रिए, ये एक पाथवे है, इसको आप समझ लें ज़रा इस पाथवे को, कि स्किन सबसे पहले जो है वो स्किन अफेक्ट हो रही है, स्किन के बाद जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन के बाद जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बाद अगर वो लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद जो है वो किडनी के ज़रिए लंग्स में उसकी डिटॉक्सिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद किडनी के ज़रिए उसको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से। ये एक पाथवे है कि किस तरह से केमिकल बॉडी में इंटर होता है और किस तरह से एक्सक्रीट होता है, ये उसका पाथवे है। लेकिन इस पाथवे के दौरान अगर वो लिवर के लिए लिवर उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो वो लिवर को जो है वो अफेक्ट कर देगा, उसका टारगेट ऑर्गन लिवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो किडनी के लिए किडनी उससे सेंसिटिव है ज़्यादा उस केमिकल के लिए, तो वो किडनी को अफेक्ट करेगा, तो उस केस में उस केमिकल का टारगेट ऑर्गन किडनी हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट हमें जो है वो डिसऑर्डर्स बताए गए हैं स्किन के, जो कि इन केमिकल्स के या इन टॉक्सिक सब्सटेंस के कॉन्सिक्वेंस में हो सकते हैं। तो ये इरिटेशन, लोकल इन्फ्लेमेशन वगैरह, ये और एलर्जीज़ जो हैं, ये सारे स्किन की नॉर्मल फिजियोलॉजी से हट कर हैं। तो ये किस तरह से है, टॉक्सिकेंट्स ने स्किन की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स इज़ द मेजर रूट थ्रू विच टॉक्सिक सब्सटेंस इन द वर्क प्लेस इंटर द बॉडी। हमें पता है कि हम लोग का ये सांस लेने का प्रोसेस जो है नॉर्मल प्रोसेस, तो ये बहुत कॉमन है। और हमारे इन्वायरमेंट में, हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में ब्रीथ कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो जिस तरह हमने बात की थी स्किन की, कि स्किन बहुत सेंसिटिव है इन्वायरमेंट को लेकर, केमिकल्स उसके साथ अटैच होते हैं और फ़ौरन जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बन जाते हैं। इसी तरह लंग्स जो हैं, इनहेलेशन के प्रोसेस जो है उसको लेकर भी ये बहुत सेंसिटिव है, एक सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है। इट इज़ आल्सो द फर्स्ट ऑर्गन टू बी अफेक्टेड बाय डस्ट और मेटल फ्यूम्स, जो कि अभी हमने बात की, और एलर्जिक रिएक्शन में भी काज्ड बाय सब्सटेंसेस सच एज कॉटन और डस्ट। जब भी इन्वायरमेंट में इस तरह के सब्सटेंसेस मौजूद होंगे तो ऑब्वियसली वो एलर्जी काज करेंगे। और यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली साइज़ बताया गया है 0.1 माइक्रोमीटर के, अगर इनहेल कर लिए जाएं तो हम उनको एक्सेल नहीं कर सकते। और यहाँ पर वो डिज़ीज़ बताई गई है न्यूमोकोनियोसिस, ये डिज़ीज़ है जो कि इसकी वजह से काज हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंग्स जो हैं वो किस तरह से इस डिज़ीज़ में अफेक्ट हो जाते हैं। न्यूमोकोनियोसिस में इस तरह से लंग्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये लंग्स की फ़िज़ियोलॉजी की, हमने बात कर ली कि लंग्स की फ़िज़ियोलॉजी किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है। अब आपने देखा भी डायग्राम में लंग्स के कितने बुरे हालात हैं। उन हालात में तो लंग्स जो हैं वो अपने नॉर्मल फंक्शन जो है ऑक्सीजन बॉडी को प्रोवाइड करनी है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी में इस टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
नर्वस सिस्टम किस तरह से डिफरेंट केमिकल्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो मेटल्स हो सकती हैं और वो डिफरेंट नेचुरल टॉक्सिन्स हो सकते हैं। उसके अलावा अल्कोहल, ये भी एक न्यूरोटॉक्सिन है। ये किस तरह से नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो न्यूरोटॉक्सिसिटी है, नर्वस सिस्टम किस तरह से नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपका जो कॉन्सेप्ट है अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स वो क्लियर होना चाहिए। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल जो है वो मैसेज या नर्व इम्पल्स जो है केमिकल ट्रांसमिशन होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। अब जब न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो रिलीज़ है ग्रेन्यूल्स की, या तो इसको जो है वो कम कर दिया जाता है, इन ग्रेन्यूल्स की सिक्रीशन जो है इसको स्टॉप कर दिया जाता है, या तो फिर इस ये रिसेप्टर साइट के पास आकर जो है ये केमिकल्स जो टॉक्सिन्स हैं ये अटैच हो जाते हैं और इस रिसेप्टर साइट को फिर वो जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन्होंने इस रिसेप्टर के साइट के साथ अटैच होना होता है, वो अटैच नहीं हो पाते और न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। तो ये दो तरह से न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है वो काज हो सकती है। दो मैकेनिज़्म मैंने आपको बताए, एक तो इसमें से ग्रेन्यूल्स में से वो सिक्रीशन ही नहीं हो पाएगी न्यूरोट्रांसमीटर की, और सेकंड थिंग इज़ दैट के रिसेप्टर के साथ जो है वो टॉक्सिन्स खुद बाइंड कर जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड नहीं होने देंगे और नर्व इम्पल्स का जो एक नॉर्मल ट्रांसमिशन है उस प्रोसेस को नहीं होने देंगे। तो इस तरह से जो है वो नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं टॉक्सिन्स, और ये जब नॉर्मल ट्रांसमिशन नहीं होगी नर्व इम्पल्सेस की तो हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं, जिसमें पार्किंसंस डिजीज़ और पैरालिसिस वगैरह और सम टाइम डेथ, इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑब्वियसली जब नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिशन नहीं हो रही नर्व्स की प्रॉपरली, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो है वो इंसान की बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी जब डिस्टर्ब हो जाए तो डेथ काज हो जाती है, बिकॉज नर्वस सिस्टम जो है वो पूरे ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद ब्लड, अब हमने देखा कि ब्लड का पार्ट टॉक्सिन्स कैसे बनते हैं, स्किन के ज़रिए से वो आ जाते हैं हीमाटोलॉजिकल सिस्टम, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद वो किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, वो दो तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। या तो वो म्यूटेशन काज कर देंगे इन लिम्फोसाइट्स, जब वो लिम्फोसाइट्स में म्यूटेशन काज करेंगे तो लिम्फोसाइट्स में हमारे पास आ जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो हमें पता है कि उनका जो है वो इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, तो वो इम्यूनिटी बॉडी की वीक हो जाएगी। इसी तरह अगर वाइट ब्लड सेल्स में जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन में, उसके बनने में अगर म्यूटेशन आ जाती है इन टॉक्सिन्स की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से अगर उनके बनने में जो है वो वाइट ब्लड सेल्स के बनने में प्रॉब्लम आती है तो उनकी डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगी, जिसकी वजह से ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर हो सकता है वाइट ब्लड सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से। और साथ ही साथ दूसरा जो अफेक्ट है वो ये हो सकता है कि इन एंजाइम की वजह से एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स, वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। जब हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स में, तो हमारे पास जो है वो एनीमिक कंडीशंस आ जाएंगी। इस तरह से ये टॉक्सिन्स जो हैं वो ब्लड में आने के बाद या तो फिर वो ल्यूकीमिया काज कर सकते हैं, इनीमिया काज कर सकते हैं। उसके बाद अगर लिवर की बात करें, हमें पता है कि लिवर इज़ दी सेंट्रल पॉइंट के जहाँ पर सारे हमारे पास टॉक्सिन्स हैं उनकी हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। अब इसका लिवर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फिजियोलॉजी, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि ये टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टॉक्सिन्स के नाम बताए गए हैं हमें। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, विनाइल क्लोराइड, अल्कोहल, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो इसकी बॉडी को इसके नॉर्मल फंक्शंस को लिवर के डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इनको हम लोग इन टॉक्सिन्स को हेपेटोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं किडनी की। अब किडनी की नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है।
वो लिवर से बाद में जो है वो केमिकल अगर होता हुआ किडनी में आ रहा है तो वहाँ से उसको सोलबल फॉर्म में यूरिन के साथ जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड में इरिटेट एंड कैन स्वेयरली डैमेज किडनी फंक्शन। अगर ये केमिकल्स उसके फंक्शन को ही डिस्टर्ब करेंगे, उसकी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करेंगे, तो किडनी अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकेगी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर टर्पेंटाइन, ये ऑयल होता है जो कि पेंट करने के दौरान हम पेंट को थिन करने के लिए यूज़ करते हैं इस ऑयल को। तो उसकी वजह से जो है वो पेंटर्स किडनी जो है, मतलब ये एक केमिकल है जो किडनी को एडवर्सली अफेक्ट करता है, उसकी फिजियोलॉजी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो पेंटर्स किडनी इस वजह से भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये पेंटिंग में इस्तेमाल होता है। तो जो पेंटर्स हजरात होते हैं हमारे, उनके जो किडनी हैं या वो लोग जो हैं वो ज़्यादा इससे अफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो केमिकल्स हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकते हैं और ये डिफरेंट स्टेप्स पर डिफरेंट तरीके से जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल्स होती हैं जो कि स्टेरिलिटी काज करती हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। उसके अलावा ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर बर्थ फंक्शन में जो है ये टॉक्सिन्स प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट टॉक्सिन्स के नाम भी दिए गए हैं। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस, ये बात हमने एलर्जिक रिएक्शन की पहले स्किन को डिस्कस करते हुए भी पढ़ा था कि डिफरेंट जो है वो एलर्जन होते हैं हमारे पास जो किस तरह से ब्लड का पार्ट बनते हैं और फिर वो स्किन को कुछ डायरेक्टली अफेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एसिड जो है अगर वो स्किन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा तो वो हमारी स्किन को जो है वो डिस्टर्ब कर देगा, उसको वहाँ से जो है वो हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट एलर्जन होते हैं हमारे पास जो कि डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन जो है वो काज कर सकते हैं। और आई एलर्जी, स्किन एलर्जी, इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा। इंटरेक्टिव इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन ह्यूमन बॉडी। अब किस तरह से केमिकल्स का इंटरेक्टिव अफेक्ट होता है, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ह्यूमन बॉडी पर अफेक्ट करते हैं। ये डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि एक केमिकल जब दूसरे केमिकल के साथ मिले तो उन दोनों के मिलने से उनका अफेक्ट पहले से बढ़ जाए। मीन्स टू से अगर वो सिंगली इतना अफेक्टिव नहीं है, हो सकता है जब वो दोनों मिलकर एक्ट करें तो उनका जो एक्शन है वो डबल हो जाए। और पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि उनका जो एक्शन है वो एक दूसरे के एक्शन को जो है वो काउंटर एक्ट करें और उनका जो है वो निगेटेट ईच अदर्स अफेक्ट और इट में प्रोवाइड एन इंडिकेशन टू एन एंटीडोट। तो वो एक दूसरे को तर्क कर कर और एक दूसरे का जो अफेक्ट है उसको कम कर दें। तो ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ टॉक्सिकेंट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।